नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी गतिविधियों को तेज कर दिया है। जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा है कि पहले परिसीमन रिपोर्ट आएगी, उसके बाद इलेक्शन होगा, उसके बाद जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी 27 जनवरी से 11 फरवरी तक अपनी खास गतिविधियां शुरू करें। इस बाबत हमने डॉक्टर निर्मल सिंह से बातचीत की, जो फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी है और साथ साथ स्पीकर भी है। दर्शकों, भले ही परिसीमन आयोग की रिकमेंडेशन अभी आई नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों को लेकर के यूटी जम्मू कश्मीर में चुनावों को लेकर के कमर कस ली है। गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया है कि जैसे ही परिसीमन आयोग की रिकमेंडेशन रिपोर्ट्स आएंगी, उसके तुरंत बाद इलेक्शन करवा दिए जाएंगे और उसके बाद माकूल माहौल जब होगा तो पूर्ण राज्य का दर्जा भी दिया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं डॉक्टर निर्मल सिंह, जो फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं, फॉर्मर स्पीकर भी हैं। शक्ति केंद्र प्रमुख सम्मेलन, इस टाइटल से आप 27 जनवरी से लेकर के फरवरी सेकेंड वीक तक आप एक अभियान चला रहे हैं। क्या अभियान है ये? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 24/7 और 365 दिन काम करने वाली पार्टी है जी। और आपने देखा होगा कि कोविड के वक्त भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आम लोगों को मिलते रहे और इसी तरह जब कोई इलेक्शन आता है, चाहे ऐसे भी कोई भी गतिविधि होती है, पार्टी जो है अपना काम करती है। लेकिन जिस प्रकार से आपने कहा, अभी हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह ने जिस प्रकार से ये कहा है कि जल्दी डिलिमिटेशन करके चुनावों की तरफ हम बढ़ेंगे, तो पार्टी उसके लिए अपनी कमर कस रही है। उसी के मद्देनज़र कल एक बैठक हुई जिसमें प्रमुख जो नेता थे उनको बुलाया गया। उसमें ये चर्चा हुई कि जो शक्ति केंद्र हैं हमारे, उनके जो प्रमुख हैं और उसके ऊपर के जितने भी कार्यकर्ता हैं, चाहे मंडल के कार्यकर्ता हैं, जिला के कार्यकर्ता हैं या फिर वो प्रदेश के लोग वहाँ पर हैं, उन सभी के सम्मेलन जो हैं वो होंगे 26 जनवरी के बाद। उसकी तैयारी के लिए कल बैठक थी, तो उस प्रक्रिया में हम जो हैं जल्दी जा रहे हैं जी। लेकिन विपक्ष का ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की यूटी में हालत खस्ता है और वो बार बार इस चीज का हवाला देते हैं कि जब चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बंद की कॉल दी थी, उस कॉल के सफल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने आंकलन कर लिया कि उसकी स्थिति कमजोर है, इसलिए वो जल्द चुनाव करवाने की पोजीशन में नहीं है। क्या कहेंगे आप? देखिए, जब गृह मंत्री ये कहते हैं कि डिलिमिटेशन के बाद चुनाव होंगे, जब प्रधानमंत्री भी ऐसी ही बात उन्होंने 15 अगस्त को कही थी, तो इसका मतलब है कि उन्होंने देश के साथ एक कमिटमेंट की है। यहां तक विरोधी पक्ष का प्रश्न है, कौन से विरोधी पक्ष की बात जो है वो लोग करते हैं। लेकिन महबूबा मुफ्ती का ये कहना है कि कोविड की आड़ में उनकी एक्टिविटीज को रोका जाता है, उनको घर में बंद कर दिया जाता है। यूथ कन्वेंशन थी, उनको नहीं, यूथ कन्वेंशन नहीं करने दी। बीजेपी मनमानी करती है, ये उनका आरोप है। देखिए, महबूबा जी जिस प्रकार का उनका रवैया रहा है, और बड़ा बदकिस्मती है कि जब से वो सरकार के बाहर हैं, तो उन्होंने इस प्रकार का रवैया, जो उनका पुराना जो तरीकाकार था, उसको उन्होंने अपनाया है। शायद उनको लगता है कि मैं खोई हुई जमीन को वापस लूंगी और हर इशू जो किसी भी तरीके का, चाहे उग्रवादी जो है टारगेट किलिंग करते हैं, चाहे जो है उग्रवादियों को मारा जाता है, तो कभी वो कहेंगे कि ये पुलिस जो है ह्यूमन शील्ड बना रही है, और हर बात को, अरे भाई ये जो है ये रोक सभी पर है। जब भारतीय जनता पार्टी के जो सम्मेलन हम कर रहे हैं, तो हम जो संख्या है उस संख्या के मुताबिक ही करेंगे। और यहाँ संख्या थोड़ी ज़्यादा है, 25 से या 30 से ज़्यादा होगी, उसमें 2 सम्मेलन करेंगे एक कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो हमने प्रोटोकॉल जो है, कोविड का प्रोटोकॉल, उसको मद्देनजर रखते ही बड़ा सख्ती से जो है सभी कार्यकर्ताओं को ये निर्देश हैं कि उसको मद्देनजर ही सारा जो कार्यक्रम होंगे। लेकिन ये कार्यक्रम होंगे और जो जितना भी जो हैं इसके लिए डूज एंड डाउट्स हैं, उनको हम अपनाते हुए करें।
लेकिन डॉक्टर साहब, प्रपोज ड्राफ्ट को लेकर के जो डिलिमिटेशन कमीशन का प्रपोज ड्राफ्ट है उसको लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी पे उंगलियां उठाई जा रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, पीडीपी हो, ये सबका कहना है कि ये ड्राफ्ट ऑलरेडी, वो तो संघ कार्यालय की बात करते हैं कि संघ कार्यालय में बनाया गया है और खाली उनको कहा गया है कि आप इसको ट्रांसलेट करें, इसको प्रपोज करें। ये आरोप लग रहे हैं कि 6 सीटें जो है जम्मू प्रोविंस में दी गई और 1 कश्मीर जिला कुपवाड़ा में दी गई। देखिए विनोद जी, ये एक रिवाज हो गया है कि किसी भी बात को संघ के साथ जोड़ना। अगर बाढ़ आती है तो संघ ने ये कर दिया, अगर कोविड आ गया तो शायद वो भी उनकी चीन की ना करते हुए इस प्रकार की बात से जोड़ने की वो कोशिश करेंगे। तो ये एक रिवाज है। अरे भाई, संघ एक सामाजिक संस्था है, एक सांस्कृतिक संस्था है, वो अपना काम करते हैं। और ये ऐसी बात करते हुए ये डिलिमिटेशन कमीशन, जिसको एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जो हैं उसको हेड कर रहे हैं, उनके ऊपर भी जो है ये प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, क्योंकि इनको भारत के संविधान में कोई विश्वास ही नहीं है जी। हर चीज के ऊपर डिलिमिटेशन के ऊपर ये जो है लगाते हैं, पार्लियामेंट के ऊपर। और 5 अगस्त 2019 को जो हुआ, पार्लियामेंट में सारी चर्चाएं हुई, इनके सभी मेंबर्स वहां पर मौजूद थे, जो प्रक्रिया थी वो सारी अपनाई गई, उसके बावजूद भी कहते हैं कि चर्चा नहीं हुई। अरे भाई, आपको किसी अगर कानून के ऊपर आपका विश्वास नहीं है, भारतीय संविधान के ऊपर विश्वास नहीं है, आप पाकिस्तान की ही बोली बोलते हो, उग्रवादियों को प्रोटेक्ट करने की बात करते हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो। और ये पहली बार हुआ कि डिलिमिटेशन कमीशन ने जो बेसिक पैरामीटर्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए उसके आधार पर जो है ये सारा हुआ है कि हमें जो है। डॉक्टर साहब, 2011 की जनगणना को भारतीय जनता पार्टी सिरे से खारिज करती रही, आज उसी के आधार पर परिसीमन हो रहा है। देखिए, पार्टी के तौर पर, हम व्यक्तिगत तौर पर हमारा जो मानना ही नहीं है, जो पुख्ता इसकी सबूत है कि 2011 के सेंसस को ही नहीं, उससे 2001 को भी ये मैनिपुलेट किया गया उस समय की यहाँ की व्यवस्था ने। इसके बावजूद कि ये सेंटर का डिपार्टमेंट, लेकिन यहाँ के एम्प्लॉय, यहाँ के ऑफिसर, चीफ सेक्रेटरी से लेके नीचे तक उनके जो कई अफसर हमें मिलते हैं जो कहते हैं कि हमें ये कहा गया, हमें ये कहा गया। और उसमें भी आप देखेंगे कि कई जगह क्या है, औरतों की और मर्दों की जो तादाद है सेंस के बहुत, तो उसमें फर्क है। तो ये है, लेकिन वो हमारी पार्टी का मानना है। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें यह कहा गया है कि जब भी डिलिमिटेशन होगा उसके पहले वाला सेंसस उसका आधार बनेगा जी। तो इसलिए उसको वो जो है ये एक्ट में है, तो इसलिए इसके बावजूद कि हमें 2011 के सेंसस के ऊपर जो है उस पर कई प्रकार के सवालिया निशान है, प्रश्न चिन्ह है, उसके बाद पर भी उसी के आधार पर जो बनेगा। और साथ साथ बाकी क्राइटेरिया जो है जिनको मैंने गिनाया है उनको भी जो है आधार वो बनेगी। डॉक्टर साहब, ये भी आरोप लगाते हैं वो कि यदि मैटर कोर्ट के विचाराधीन था, 370 को लेकर के 35A को लेकर के ये लोग कोर्ट में गया है, इसमें कोई रेलेवेंस नहीं रह जाता कि आप परिसीमन करवाएं, यानी डिलिमिटेशन कमीशन करवाएं। एक तरफ तो ये कहते हैं कि जी बीजेपी जो है क्योंकि डरी हुई है इसलिए इलेक्शन नहीं करवाएगी, और दूसरी तरफ ये कोर्ट से ये आर्गूमेंट देते हैं कि कोर्ट जो है उसमें जो है उसको देख रही है। इसके बाद मतलब ये नहीं है कि सारी जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जो लेजिस्लेटिव जो प्रोसेस है वो रोका जाए। कोर्ट भी नहीं ये कहती, कानून भी नहीं ये कहता। तो वो अपनी तरह जो है यहाँ की असेंबली बनेगी। तो कोर्ट तो इन्होंने जो गए हैं कोर्ट में वो इसलिए गए हैं कि निजी 370 जो है नहीं तोड़ना चाहिए था, उसको लेके गए हैं। लेकिन है कि वो बाद में जब फैसला होगा, लेकिन उसके कारण असेंबली नहीं बननी चाहिए, यहाँ चुनी हुई सरकार नहीं आनी चाहिए। ये आर्गूमेंट हमारे जो है समझ में आता नहीं है। ये इनकी बौखलाहट है और ये लोगों को गुमराह करने की इनकी कोशिश। डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता है कि 35 से हटा 370 में संशोधन हुआ तो जम्मू कश्मीर की आवाम को, खासतौर पर जम्मू की आवाम को जिन्होंने दिल खोल के वेलकम किया, उनको थोड़ी सहूलियत मिलनी चाहिए? उल्टा उनके लिए बड़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं। हाँ, कुछ जगहों पे हम कहते हैं वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज, वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज, इनको सहूलियत मिली है, लेकिन जो असल में आम लोग हैं उनके लिए पेचीदगी बढ़ती जा रही है। आप उदाहरण देंगे तो मैं उसका जवाब दे पाऊंगा।
देखिए डॉक्टर साहब, आप कोर्ट की बात करें, लायर फर्टर्निटी इतनी ज्यादा परेशान है कि आप देखिए रजिस्ट्री कराने के लिए आपको कहीं जाना पड़ेगा, कैट आपकी डीसी ऑफिस के सामने है, आप यानी हाई कोर्ट को शिफ्ट करने जा रहे हैं, आपका डेथ ट्रिब्यूनल जो है वो चंडीगढ़ चला गया है। ये मैं एक सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूं। देखिए, जब ये ट्रांजिशनल इस प्रकार की व्यवस्था रहती है, उसमें कई प्रकार के सुधार जब होते हैं, तो कई बार सुधार जो है लोगों को लगता है कि नहीं, हाँ वो शायद हमारे हित में नहीं है, लेकिन पक्के तौर पर सरकार का जब अनुभव आएगा तो उसमें अगर जरूरत होगी उसको दुरुस्त करने की तो सरकार करेगी। लेकिन हाँ, कुछ बदलाव आ रहे हैं और बदलाव आने से कुछ को फायदा होगा, कहीं कहीं जो है लगता है कि जो पुरानी व्यवस्था थी वो हमारे हित में थी, व्यक्तिगत तौर पर हित में थी, तो इस प्रकार की ये बातें हो सकती हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार के ध्यान में जब बात ये आएगी कि नहीं, इससे जो है थोड़ा लोगों को इनकन्वीनियंस हो रही है, तो वो सरकार जो है ऐसे कोई भी मसला आएगा उसके ऊपर फिर से नजरसानी करेगी और उसको दुरुस्त करेगी। डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता है कि लैंड और जॉब प्रोटेक्ट होने चाहिए, इस व्यवस्था होनी चाहिए जैसे हिमाचल है, भाजपा शासित राज्य है वो, ऐसे जम्मू कश्मीर में भी कहीं ना कहीं लैंड और जॉब प्रोटेक्ट होने चाहिए? नहीं, वो तो प्रोटेक्टेड है, कौन कहता नहीं प्रोटेक्टेड है। डोमिसाइल आया था 15 साल को यहाँ रहेगा तभी कि जहां 4th क्लास के चपरासी की नौकरी के लिए वो अप्लाई कर सकता है। और दूसरा जो है, यहां पर भी जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको प्रोटेक्ट किया गया है। और जहां ठीक है, यहां इंडस्ट्री को लाना है या कहीं जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी को लाना है, और उसमें सरकारी जमीन जो है बैरन पड़ी हुई जमीन है जिसका कोई यूज नहीं है, उसमें अगर कोई इंडस्ट्री लगती है तो मुझे लगता है उससे जम्मू कश्मीर को ही फायदा होगा, उससे यहाँ जॉब्स क्रिएट होंगी, यहाँ लोग हैं। क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में कितनी आप सरकारी नौकरियां दे सकते हो। जैसे अक्सर जो है ये कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर में 4.5 लाख के लगभग जो है जहाँ नौकरियां हैं, जबकि यूपी जैसा जो है 25-30 करोड़ का जो प्रदेश है उसमें 2.5 लाख के, ये एलजी साहब अक्सर कहते हैं अपने भाषणों में। तो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर जो है जब तक नहीं उभरेगा उसके लिए इंडस्ट्री लाने की जरूरत है, टूरिज्म को बढ़ावा देने की जरूरत है, रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट आए, क्योंकि जहाँ के लोगों को यहाँ पर उनको अच्छे घर मिले, बाकी जो है कई प्रकार की सहूलियतें मिली, तो ये सरकार कर रही है। और जैसे आपने देखा कि 18,900 करोड़ का जो निवेश करने का जो यहाँ प्रपोजल आए हैं पिछले वक्त में, अभी दुबई में भी एलजी साहब गए थे और बाकी लोग गए थे, उससे यहाँ की इकोनॉमी उसको बहुत बड़ा उसको प्रोत्साहन मिलेगा। आपको मौका मिला था, आपने इसमें तरमीम नहीं की, दुरुस्त नहीं किया। देखिए, आपको मौका मिला था, आप सरकार का हिस्सा थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। देखिए, मैं कहता हूँ 500 SRO 520 बनाए, वो कैबिनेट सब कमेटी थी, उसका चेयरमैन मैं ही था। हमने उसमें फाइनेंस मिनिस्टर थे, लॉ मिनिस्टर थे और भी 1-2 मिनिस्टर्स थे, वो हमने रिपोर्ट सबमिट की, उसके आधार पर SRO 520 बना, उसको लागू होना चाहिए। ये हम बार बार जो है सरकार से कह रहे हैं, लेकिन वो लोगों ने पता लगा कि लोग उनकी जो है वो उनका जो डिटेल्स मंगवा रहे हैं, तो इस प्रकार की जो हमने किया था, लेकिन सरकार जल्दी चली गई। और मुझे लगता है कि ये हो जाएगा, लागू हो जाएगा, ये मुझे विश्वास है। ये भी आप ही की सरकार है, ये भी आप ही की सरकार का प्रॉक्सी सरकार है, आप करा दिए थे SRO। देखिए, प्रॉक्सी सरकार कोई नहीं होती, सरकार होती, ये एलजी साहब इसको हेड कर रहे हैं, यहाँ के जो ऑफिसर्स हैं या बाकी जो लोग हैं वो उनकी सरकार है। और हम पूरा आशा करते हैं कि ये जो है जो लोगों के भविष्य को मद्देनजर रखते हुए जो असल में जो यहाँ के जो सारे डिपार्टमेंट्स को चला रहे हैं, मैं पीडीडी में था, मेरा पावर मिनिस्टर में देखा कि किस तरीके से खंबे के ऊपर टंगे हुए लोग रह जाते थे, आधे आधे जल जाते थे। उस समय जो है हमने ये कोशिश की कि जो कैजुअल लेबरर्स हैं, बाकी है, उनको कोई जो है कोई ना मुआवजा मिले अगर उनकी डेथ हो जाती है, कुछ है तो 15 लाख का शायद हुआ है, वो अभी लागू हो गया है। ऐसा हमने किया, बहुत से सुधार हमने किए 3 सालों में। लेकिन है कि ये जो एक बहुत बड़ा मसला है, ये बहुत बड़ा मसला है, इसको होना चाहिए, ये हमारा भी बीजेपी का भी मांग है। डॉक्टर साहब, आपने प्रदेश कार्यकारिणी में कहा कि 50+ सीटें होंगी, हमारा चीफ मिनिस्टर होगा भारतीय जनता पार्टी का, क्या आपको लगता है ये संभव है? भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर होगा, क्यों संभव नहीं है? भारतीय जनता पार्टी एक नेशनल पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर सशक्त उसका संगठन है,
और हम काम कर रहे हैं, लोगों की नजरें हमारे ऊपर हैं, क्योंकि उन्होंने मोदी जी को काम करते हुए देखा है। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल आपसे, खाता खोल पाएंगे अगले चुनाव में कश्मीर में? हाँ, क्यों नहीं खोल पाएंगे, बिल्कुल खोलेंगे। अगर वहां पर 2-3 म्युनिसिपैलिटीज में हमारे चेयरमैन हैं, हमारे जैसे जो है हमारी जो श्रीनगर जो कारपोरेशन है उसमें हमारा जो हमारे जो है पार्टिसिपेशन है, कई जगह पर हमारे बाकी लोग चुने हुए, तो कल हम एमएलए भी जीतेंगे और ठीक संख्या में जीतेंगे। मैं नहीं कहूंगा कि हम स्वीप करेंगे, लेकिन ठीक हम कश्मीर में भी ठीक तरीके से जीतेंगे और जम्मू में हम स्वीप करेंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत। तो दर्शकों, कहीं ना कहीं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को जो कैग की रिपोर्ट है या ऐतराज है, हमने फिरदौस टाक से बातचीत की। आइए देखते हैं उनका क्या कहना। दर्शकों, आज के हमारे खास मेहमान है फिरदौस टाक, जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, फॉर्मर एमएलसी रह चुके हैं, सहाफ़ी भी हैं और एडवोकेट भी हैं। और टाक साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद। अभी रिसेंटली जो कैग की रिपोर्ट आई है उसमें यह कहा गया कि फंड को डाइवर्ट किया गया है और डाइवर्जन को लेकर के कुछ खबरों में रिपोर्ट भी छाया हुई है, जिससे आप इत्तेफाक नहीं रखते, क्या कारण है? देखिए विनोद जी, जो मीडिया रिपोर्ट्स इस वक्त प्रोजेक्ट की जा रही हैं, जो सीएजी की अभी रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट शाया हुई है और उसमें जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से बजट 2018 में एक स्कीम लॉन्च की गई थी, चीफ मिनिस्टर बिजनेस इंटरवेंशन स्कीम, जिसमें कि जम्मू कश्मीर में जो 2016 के अनरेस्ट में पूरे जम्मू कश्मीर के बिजनेस हाउसेस को और यहाँ की इकॉनमी को जो दचका पहुँचा था, उसके सिलसिले में यहाँ की गवर्नमेंट ने उस वक्त एक कुछ वेलफेयर मेजर्स लिए थे। उसको लेकर जो इस वक्त मीडिया में पर्टिकुलरली ये पीडीपी के पाले में डाला जा रहा है कि यहाँ के कुछ बिजनेस जो है हाउसेस को, खासकर 19 बिजनेस हाउसेस जिनका जिक्र जो है सीएजी की रिपोर्ट में है, उनका नाम लेकर जो है वो कहा जा रहा है कि ये पीडीपी ने उनको जो है आउट ऑफ वे जाकर जो 41 करोड़ रुपीस जो है सिर्फ 19 अकाउंट होल्डर्स के खाते में डाला है। चूंकि उस वक्त पीडीपी की गवर्नमेंट थी, इसलिए ये सारा कराया जो है पीडीपी के। तो हम बार बार इस चीज़ को कहते हैं कि हमारे लिए छुपाने के लिए कुछ नहीं है, जो कुछ है ये सामने है। हम ने जो वेलफेयर मेजर्स लिए पोस्ट फ्लड जम्मू कश्मीर में, वो अनप्रेसिडेंटेड थे। हमने जो काम लोगों के लिए किया, हमने 50,000 जो छोटे बिजनेसमैन थे उनका जो नुकसान हुआ था, जिनकी इनकम 10 लाख से कम थी, उनका जो नुकसान हुआ था उसका 50% हमने पे किया, गवर्नमेंट ने उस वक्त पे किया। हमने 23,500 लोगों का जो था, जो बड़े ट्रेडर्स थे जिनका इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जो है चढ़ रहा था, उनका इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम ने उनको भी मदद की। और 2018 का जो बजट जिस स्कीम के बारे में कहा जाता है वो 2018 के बजट में आई। और 2018 का बजट अगर आपको याद होगा, ये एक वेलफेयर बजट था। इसमें सिर्फ हमने यही एक स्कीम अनाउंस नहीं की, उसमें हमने बगैर मांगे ही पहली बार जम्मू कश्मीर के एम्प्लॉयज़ जो थे उनको 7% का डीए जो है उसी बजट में अनाउंस हुआ। उसी बजट में जो है हमारी तरफ से 1% डीए एम्प्लॉयज़ के लिए अनाउंस हुआ। पेंशन क्वालिफाइंग सर्विस जो थी वो यहाँ की गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की 33 ईयर्स थी कि वो 33 साल अपनी सर्विस करेंगे, उसको फिर पेंशन वो के लिए क्वालिफाई होगा, उसको रिड्यूस करके हमने 20% कर दिया। इसके अलावा हमने होटल्स और जो रिजॉर्ट्स हैं उनको इंडस्ट्रियल सेक्टर में लाया। हमने ये कहा कि ये जितना पावर टैरिफ जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर पे करता है, इतना ही होटल और रिजॉर्ट्स पे करेंगी। इसके अलावा हमने जो है जो इनका था इंडस्ट्रीज थी जम्मू कश्मीर की, उनका जो जीएसटी का एग्जम्पशन था, जैसे पहले वैट का एग्जम्पशन था, हमने जीएसटी का एग्जम्पशन जो है एक्सटेंड किया। तो इसके अलावा भी बहुत सारी स्कीमें उस वक्त जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने लॉन्च की, जिसका एक पोर्शन ये था। लेकिन ये स्कीम मार्च 2018 से लेकर मार्च 2019 के बीच में इम्प्लीमेंट हुई। उस दौरान किन लोगों को ये पैसा दिया गया वो हमें नहीं पता, क्योंकि जून 2018 में जो है हमारी गवर्नमेंट नहीं रही। नहीं, देखिए 3 महीनों में विनोद जी कोई स्कीम इम्प्लीमेंट नहीं होती है, इसमें प्रोसीजर होता है। और ये स्कीम जो है इम्प्लीमेंट करने वाली फाइनेंस डिपार्टमेंट भी नहीं था। ये स्कीम इम्प्लीमेंट हुई
जो स्टेट लेवल बैंकिंग कमेटी है वो नोडल एजेंसी बनी, उनके जरिए ये स्कीम लॉन्च हुई। तो हम ये कहते हैं कि हमारा जो रिकॉर्ड है वो बिल्कुल सामने है। जो हमने किया पोस्ट फ्लड सिनारियो में, जो हमने किया फ्लड विक्टिम्स को लेकर जो हमने काम किया वो सामने है। हमने जो वेलफेयर मेजर्स लिए वो सामने है। और ये भी एक सिंसियर जो चीफ मिनिस्टर बिजनेस इंटरेस्ट वेलफेयर स्कीम थी, ये भी एक सिंसियर स्कीम थी जिसमें यहाँ के जो बड़े उद्योगपति हैं, जो यहाँ के बड़े बिजनेस हाउसेज हैं, जिनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, उनको 2014 में भी नुकसान हुआ, 2015 में वो संभल नहीं पाए, 2016 में दोबारा से उनका अनरेस्ट हुआ, वो संभल नहीं पाए, उनको मदद करने के लिए जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने 200 करोड़ रुपया ईयरमार्क किया कि यहाँ के, और हुआ भी। ये 19 लोगों की जो जिक्र किया जाता है उसके अलावा भी तो 200 करोड़ रुपया स्पेंड हुआ है। 41 करोड़ अगर इनको गया है, बाकियों को भी गया है। और वो पैरामीटर्स बने हैं कि आपका जो मंथली इंस्टॉलमेंट लोन पर है, बिजनेस लोन पे, उसका 1/3 स्टेट गवर्नमेंट पे करेगी। तो जितना बड़ा अमाउंट होगा उतना जो है इंस्टॉलमेंट भी होगा और उसी हिसाब से ये फंड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा। लेकिन डॉक्टर साहब, जो 19 बिजनेस हाउसेज हैं, क्या उनमें से किसी एक का भी पीडीपी से कोई ताल्लुक नहीं है? देखिए, मुझे नहीं मालूम। मैं तो ये कहता हूं कि हम बहुत क्लियर है। अगर ये 19 को छोड़कर जो 350-400 के करीब ये बिजनेस हाउसेज होंगे जिनको इस वेलफेयर मेजर में जो है बेनिफिट मिला होगा, उनमें से एक भी निकाल के देखिए मेरा रिश्तेदार नहीं है, महबूबा जी का रिश्तेदार नहीं है, हमारी पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है उनका कोई रिश्तेदार नहीं है। एक क्राइटेरिया फिक्स हुआ होगा। स्कीम ऐसे नहीं होती विनोद जी, एक क्राइटेरिया फिक्स होता है, उस क्राइटेरिया में जो भी शख्स फॉल करता है, मैं कहूँगा कि आप 33 साल से हमने पेंशन का जो क्वालिफाइंग ईयर है उसको 20 साल कर दिया। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही नहीं हूँ तो मैं तो उस स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकता। तो जो उस क्वालिफिकेशन में आएगा उसी बिजनेस हाउस को, उसी बिजनेसमैन को उसका बेनिफिट मिला होगा। हम ये कहते हैं, हम एक स्टेप आगे जाके कहते हैं, हम कहते हैं कि पहले तो ये फाइनेंशियल इरेगुलरिटी सीएजी भी नहीं कहती, मीडिया खामखा इसको मिस अप्रोप्रिएशन, फाइनेंशियल इरेगुलरिटी कहती है। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में सिर्फ ये कहा है देयर इज अ फंड डाइवर्जन। फंड डाइवर्जन मींस कि आपका पीएमएडीपी में, प्राइम मिनिस्टर जो डेवलपमेंट पैकेज था, वो आपको एक पर्टिकुलर काम के लिए आया था और जब आपको पैसा बचा वो पैसा आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वापस करना था, आपने वापस नहीं किया, उसमें आपने दूसरी स्कीम में इंप्लीमेंट करके दूसरी स्कीम में वो दिया। लेकिन डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता कि ये मिस अप्रोप्रिएशन है? 19 बिग हाउसेस को आप 40 करोड़ से ज्यादा पैसा, मैं ये कह रहा हूं विनोद जी, इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? देखिए, मेरे लिए हम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए बहुत क्लियर मापदंड है। हम ये कह रहे हैं कि सीएजी की रिपोर्ट सामने है, जो वेलफेयर मेजर्स हमने किए हैं वो पब्लिक डोमेन में है, लोग देखें, लोग जज करें। हम इस एक्सटेंट पे भी जाते हैं कि अगर ये फाइनेंशियल इरेगुलरिटी या फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है, इसको इंक्वायरी करें। कौन लोग थे जिन्होंने लिस्ट बनाई, कौन लोग थे जिन्होंने बिजनेस हाउसेस को रिकमेंड किया, और क्यों इन्हीं 19 लोगों को, इन्हीं बिजनेस हाउसेस को 41 करोड़ रुपए सिर्फ इन्हीं के खाते में गया, बाकी लोग कहाँ गए? क्या बाकी लोगों को भी मिला? किन किन को मिला? गवर्नमेंट को चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि सारी लिस्ट सामने रखी जाए, किस बिजनेस हाउसेस को कितना मिला, किनको कितना इंटरेस्ट उस वक्त था, कौन कितना किस दे रहा होगा। हम क्लियर मांग करते हैं कि अगर कोई भी मिस अप्रोप्रिएशन या फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन आए सामने बताए और इंक्वायरी ऑर्डर करे। यानी आपको कैग की रिपोर्ट पर कोई आपत्ति नहीं है? अगर आपत्ति है तो जो रिपोर्ट्स उसके बाद फाइल की गई हैं उस पर है। नहीं, हम तो कहते हैं कि कैग की रिपोर्ट तो क्लियर है। कैग की रिपोर्ट ने, सीएजी की रिपोर्ट ने, इनफैक्ट जो हमने वेलफेयर मेजर पोस्ट फ्लड सिनारियो में किए विनोद जी, हमने 66,000 लोगों को केसीसी लोन माफ किया, सिर्फ इस वजह से कि यहाँ पे फ्लड आया था। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने तो वो पैसा अदा किया ना जम्मू कश्मीर बैंक में और बाकी बैंक्स में, लेकिन 66,000 लोगों को जम्मू कश्मीर में उसका फायदा मिला। हमने 25 करोड़ रुपया पे किया बैंक लोन, जो यहाँ के छोटे, जो हाथ से काम करते हैं, जो यहाँ के आर्टिजन कम्युनिटी है, उनका लोन डिफॉल्ट था, 25 करोड़ रुपया हमने दिया। हमने हाउस बोट्स ओनर जिनका लोन डिफॉल्ट हो गया था, हमने 1.5 करोड़ रुपया उसके लिए दिया। हमने कौन सा सेक्टर है, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर रिबिल्डिंग किया। अगर आपको विनोद जी पता होगा, 2014 में फ्लड आने के बाद जम्मू कश्मीर का कोई रोड, कोई ब्रिज, कोई हॉस्पिटल, कोई स्कूल खड़ा नहीं रहा। यहाँ के इलेक्ट्रिक पोल, इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर खत्म हुए। मुफ्ती साहब मार्च 2015 में हुकूमत संभालते हैं और दिसंबर 2015 में वो बीमार होते हैं। इसी छोटे से वक्फे के दौरान उन्होंने सड़कें भी बनवाई,
बनवाई, हॉस्पिटल्स भी बनवाए, ट्रांसफार्मर भी लगवाए, पुल भी लगवाए, और जो 2,18,000 लोगों को जिनको नुकसान, घरों का नुकसान पहुंचा था, उनके खाते में जो है वो पैसा भी पहुंच गया। तो ये कोई छोटा वेलफेयर मेजर नहीं है। हम उस वेलफेयर मेजर को छोड़ के खामखा मीडिया में जो है हमारा नाम उछाल के ये कहा जाता है कि इन्होंने जो है कुछ पर्टिकुलर जो बिजनेस हाउसेस है उनको फायदा दिया। हम कहते हैं कि वी आर ओपन टू इन्वेस्टिगेशन, आप इन्वेस्टिगेट करिए। जब हमारी गवर्नमेंट थी भी नहीं, वी वर नॉट एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, जिन लोगों ने डिसीजन लिया, जिन लोगों ने इंप्लीमेंट की, जिन लोगों ने लिस्ट बनाई, एडमिनिस्ट्रेशन नाम ले, बताए कौन लोग थे। डॉक्टर साहब, आपकी बातों से दो चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो आती है कि आपको लगता है कि पीडीपी की इमेज को धूमिल करने का प्रयास किया गया है, और दूसरा, क्या आप ये डिमांड करेंगे वाकई इसकी गंभीरता से इंक्वायरी होनी चाहिए, और जो इसके लिए दोषी पाए जाते हैं 19 बिजनेस हाउसेस को पैसे दे रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बार बार ये बात कहता हूँ, देखिए इमेज खराब करने की बात जो है, मैडम महबूबा मुफ्ती पर ईडी जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि चीफ मिनिस्टर का जो डिस्क्रिशनरी फंड होता है वो उसका जो है हिसाब रखा गया। ये एक अजीब सी बात है कि आज तक जो चीफ मिनिस्टर्स रहे, डिस्क्रिशनरी फंड में अगर आप बिजनेस रूल्स पढ़ें, उसमें आप जो चीफ मिनिस्टर्स का डिस्क्रिशनरी फंड होता है उस पर दैट इज़ नॉट क्वेश्चनेबल, उसका आप ऑडिट नहीं कर सकते, उसका आप हिसाब नहीं रख सकते, क्योंकि जम्मू कश्मीर की सिचुएशन ऐसी है। चीफ मिनिस्टर का डिस्क्रिशन होता है कि वो पैसा कहाँ पे स्पेंड करे, लेकिन अगर आप चीफ मिनिस्टर की डिस्क्रिशन का फंड का जम्मू कश्मीर को जो मैडम ने खर्चा, उन्होंने पब्लिक दरबार लगाए, पब्लिक दरबार में हर डिस्ट्रिक्ट में जहां का एनुअल बजट 4 करोड़ 5 करोड़ था, वहां पे डिस्क्रिशनरी फंड में से उन्होंने 10 करोड़ रुपया दिया। उन्होंने यहाँ के रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को, यहाँ के ट्रस्ट को, और सबसे बड़ा इन्वेस्टिगेशन उन पे हो रहा है कि आपने जो है 12,000 विडोज को जो है वो मंथली पेंशन अपनी डिस्क्रिशनरी फंड में से दे रहे थे। और आप सीएजी की रिपोर्ट पढ़े, सीएजी की रिपोर्ट के पैरा 2.5.1 में सीएजी कहती है कि आपने पीएमएडीपी में 9,000 डेस्टिट्यूट्स को भी पैसा दिया। तो ये हमारा वेलफेयर मेजर, हमारे खाते, तो हम तो कहते हैं हमने किया, और सीना ठोक के कहते हैं हमने किया। और अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगता है कि हमने फंड्स डाइवर्ट किया, अगर गवर्नमेंट कंटिन्यूएशन में रहती है, आपको भी पता है बजट प्रोविजन होता है कि अगर आप एक खाते में पैसा पड़ा हुआ है, उस खाते को आप यूटिलाइज करते हैं, और बाकी जब आपके पास एट द एंड ऑफ द बजट ईयर पैसा बचता है, आप उस खाते में पैसा वापस डालते हैं। लेकिन हमारी गवर्नमेंट तो रही नहीं, तो गवर्नमेंट ये कहे कि उन्होंने पैसा डाइवर्ट किया और एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ की बैठी रही, उन्होंने वो पैसा वापस नहीं किया, इसमें पीडीपी का कसूर कहाँ पे है? तो ये सिर्फ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को लोगों के सामने बदनाम करने की एक और साजिश है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारी जो काम है, हमारे कार्यकाल जो है ओपन किताब की तरह है। ना हमने सड़क, ना हमने अपने मकान बनाए, ना प्रॉपर्टी बनाई, ना गाड़ियां खरीदी, ना हमारे फॉरेन में कहीं पे प्रॉपर्टी है। जो कुछ है आवाम के सामने है। दूसरी चीज़ ये है कि हम बार बार इस चीज़ को कहते हैं कि ये एक वेलफेयर मेजर था हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, और इसका बेनिफिट बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे यहाँ का जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, अब 200 करोड़ रुपया, विनोद जी, गवर्नमेंट के लिए कोई बड़ा पैसा नहीं होता। जब गवर्नमेंट 200 करोड़ रुपया इकॉनमी मार्केट में पंप करती है तो 600 करोड़ रुपया वापस भी आता है। दिस इज हाउ द इकॉनमी वर्क्स। गवर्नमेंट ऐसे ही इकॉनमी को बूस्ट करती है, और जब आपकी इकॉनमी शटर्ड हो, यही वेलफेयर मेजर्स दिए जाते हैं। और मुझे 100% यकीन है कि जब इन बिजनेस हाउसेस को बेनिफिट दिया गया होगा तो गवर्नमेंट ने टैक्स की शक्ल में वापस बेनिफिट, गवर्नमेंट के पास ये सर्कुलेट होकर पैसा भी आया होगा। लेकिन हम कहते हैं कि अगर कोई इरेगुलरिटी है, गवर्नर रूल में ये स्कीम इंप्लीमेंट हुई है, गवर्नमेंट को आइडेंटिफाई करने चाहिए कि कौन से लोग जो है उस वक्त हेल्म ऑफ अफेयर्स में थे, कौन से लोग डिसीजन मेकिंग में थे, किन लोगों ने लिस्ट बनाई, कहां पे स्कीम इंप्लीमेंट होगी, और कौन लोग हैं जिन्होंने इन लोगों को फायदा दिलवाया। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।